नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ईवा आईएएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एकता आप लोगों को साइंस सिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं साइंस की, और आपको पता है साइंस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में 25 से 30 नंबर का वेटेज रखता है। उसी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने ब्लड टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर हम लोगों ने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में बातें की थी। आज हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग जो डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे, डब्ल्यूबीसी में आपको बताया था कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिनका नाम जो साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। डब्ल्यूबीसी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था और एग्रेनुलोसाइट में भी हमने मोनोसाइट के बारे में बात कर ली थी। बात करनी है लिम्फोसाइट की। तो अभी हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट की अगर बात की जाए तो लिम्फोसाइट देखिएगा हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। अगर हम बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करें कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को हमने दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, देखिए सबसे बड़ी बात होती है जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं ये दो टाइप के क्यों हुए। दरअसल बी लिम्फोसाइट टाइप किसका है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है। इसीलिए जब आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का जो लिम्फोसाइट है इसका फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, निर्माण कहाँ हो रहा है, तो याद रखिएगा चाहे बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो, दोनों का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, टी लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो वो भी अस्थि मज्जा में ही बनेगा। लेकिन जब बात करते हैं मेचुरेशन की, परिपक्व होने की, परिपक्व होने का मतलब है कि कोई चीज बड़ी कहाँ पर हो रही है, मेच्योर कहाँ पर हो रही है, और मेच्योर होगी तभी तो फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी। तो जब हम बात करते हैं परिपक्व होने का स्थान क्या है, तो याद रखेंगे जो हमारा बी लिम्फोसाइट है ये परिपक्व होता है हमारे बोन मैरो में ही, यानी ये बनता भी बोन मैरो में है और बड़ा भी कहाँ पर होता है, बोन मैरो में ही होता है। लेकिन जो हमारा टी लिम्फोसाइट है ये बनता तो बोन मैरो में है, लेकिन याद रखिएगा बड़ा होगा ये थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्रंथि में, यहाँ पर ये बड़ा होता है। और इसीलिए याद रखेंगे इनकी मेचुरेशन साइट की वजह से ही इनका नाम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट रखा गया है। बी लिम्फोसाइट मेच्योर कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में, इसलिए नाम क्या है, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो इसका मेचुरेशन साइट क्या है, थाइमस ग्लैंड, और यहीं से टी ले लिया गया है और बता दिया गया इसका नाम टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब जो टी लिम्फोसाइट होता है थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होता है। दरअसल हमारी जो थाइमस ग्लैंड है यहाँ पर एक हार्मोन सिक्रीट होता है और उस हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये जो हमारा टी लिम्फोसाइट होता है इसके मेच्योर होने में सहायता करता है। ठीक है, ये इसको मेच्योर कराने में यानी परिपक्व करने में, बड़ा करने में सहायता करता है। और एक बात यहाँ पर हमें और भी विशेष तौर पर याद रखनी है कि जो ये हमारी थाइमस ग्लैंड होती है ये थाइमस ग्लैंड श्रिंक होती है। एक एज तक तो ये जो है ठीक ठाक काम करती है, उसके बाद धीरे धीरे इसका साइज श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ओल्ड एज आते आते जो है इसके पास जो है प्रॉपर थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करने की स्थिति नहीं बनती है। उस स्थिति में क्या होगा कि जब थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो टी लिम्फोसाइट का मेचुरेशन कहाँ से होगा, जब ये थाइमोसिन सिक्रीट ही नहीं करेगा तो फिर जो है मेचुरेशन नहीं होगा। और जब थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट को मेच्योर नहीं कर पाएगा तो ओल्ड एज में बीमारी से रिकवर करने में समय ज्यादा लगेगा। इसीलिए जब कोई भी ओल्ड एज में बीमार होते हैं तो उनको रिकवरी में समय ज्यादा लगता है, और रिकवरी में समय इसीलिए लगता है क्योंकि टी लिम्फोसाइट प्रॉपर मेच्योर नहीं हो पाती, और जब मेच्योर नहीं होगी तो उसका फंक्शन भी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म
नहीं हो पाएगा। तो याद रखेंगे, दादा दादी नाना नानी बीमार होते हैं तो वो नाटक नहीं करते हैं, उनकी रिकवरी में समय ज्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पर थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो चुकी है। ठीक है, तो ये बातें थी हमारे लिम्फोसाइट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स की। ठीक है, अब हम बात किसकी करने वाले हैं? प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स की बात की जाए तो इसे हम पट्टिकाडु कहते हैं हिंदी में। और अगर इसका साइंटिफिक नेम की बात करेंगे आप कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट, है ना। नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आपको टर्म कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप उसको स्प्लिट करेंगे, और जैसे ही आप थ्रोम्बोसाइट को स्प्लिट करेंगे आपको दो टर्म मिलेगा, एक मिलेगा थ्रोम्बो और दूसरा मिलेगा साइट। साइट का मतलब जानते हैं, ये सेल है यानी कोशिका है, लेकिन कैसी कोशिका है? तो याद रखेंगे थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट। थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? क्लॉट। और क्लॉट का मतलब होता है थक्का। यानी ये हमारा वो हिस्सा है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। अगर बात की जाए ये जो थ्रोम्बोसाइट है, इसका फॉर्मेशन साइट क्या है? निर्माण स्थल है क्या? तो याद रखेंगे ये भी है बोन मैरो ही। बोन मैरो में हमारा थ्रोम्बोसाइट भी बनता है। अगर बात करी जाए कि इसका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है, जीवन काल कितना होता है, तो याद रखेंगे इसका जीवन काल होता है 3 to 5 days। कभी कभी आपको अप्रोक्स 1 वीक लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है, अमाउंट की बात की जाए, मात्रा की बात की जाए, तो 1 mm³ में 1.5 लाख से 3.5 लाख एम सेल्स इसकी पाई जाती हैं। ठीक है, 1 mm³ में 1.5 लाख से 3.5 लाख सेल्स इसकी पाई जाएंगी। अगर हम बात कर ले कि जो प्लेटलेट्स है इसकी कमी से क्या होगा, तो याद रखेंगे हम बात करते हैं डिजीज की। और किसके डिजीज की? देखो, एक तो हमारा आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब है रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाती है आरबीसी की कमी से। डब्ल्यूबीसी की कमी होगी तो क्या होगा? तो याद रखेंगे वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम यानी हमारा जो है इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। और अगर बढ़ गया डब्ल्यूबीसी तो याद रखेंगे ल्यूकीमिया होता है। और ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। कब होता है ब्लड कैंसर? तो याद रखेंगे जब भी डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ जाएगा। डब्ल्यूबीसी का अनकंट्रोल डिवीजन क्या कॉज करता है? ब्लड कैंसर कॉज करता है। अब हम बात करें कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो देखो प्लेटलेट्स की कमी है, काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का। इसका मतलब जो है ब्लड क्लॉटिंग में डिले होगा। दूसरा अगर बात की जाए कि क्या होगी इससे बीमारी, तो याद रखेंगे इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब है आंतरिक रक्तस्राव। अब ये आंतरिक रक्तस्राव में क्या होगा? तो याद रखेंगे जब भी प्लेटलेट्स की कमी होती है तो अंदर की नसें फटने लगती हैं, और जब अंदर की नसें फटती हैं तो उसे हैमरेज कहते हैं। और ये जब हैमरेज होता है तो उस टाइम पे फिर ब्लड हमारी बॉडी के पोर से आना शुरू होता है। आंख है, नाक है, कान है, इन सभी के पोर से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या ब्लड क्लॉटिंग उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या इंटरनल ब्लीडिंग है। इसीलिए जब भी किसी को प्लेटलेट्स का अमाउंट कम होता है तो उन्हें जल्दी से रिकवर करने के लिए कहा जाता है। और रिकवरी भी इससे बड़ी आसानी से हो सकती है क्योंकि इसका आप लाइफ स्पैन ही देख रहे हैं 3 to 5 days का है। अगर ये 3 से 5 दिनों में बन रही है, इसका मतलब क्या है? इसके बनने और जो है मेच्योर होने की स्पीड बड़ी फास्ट है ना। तो इस तरह से जो है हमारा प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, अब हम एक टर्म हमारा आता है ब्लड क्लॉटिंग, है ना। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करें, रुधिर का थक्का जमाने के बारे में बात करें, तो जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग की हमें जरूरत क्यों है? तो याद रखेंगे
ब्लड क्लॉटिंग की हमें जरूरत है क्योंकि जब भी हमारे शरीर में चोट लगती है तो ब्लड को के फ्लो को रोकने के लिए। तो कौन कौन से फैक्टर याद पर काम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में? तो याद रखिएगा, आपको मैंने बताया है एक प्रोटीन जिसका नाम है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन काम करती है और आपकी यहाँ पर काम करती है थ्रोम्बोसाइट, ये काम करती है ब्लड क्लॉटिंग में। फिब्रिनोजन याद रखेंगे ये इनएक्टिव फॉर्म है और प्रोथ्रोम्बिन भी हमारा इनएक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव होगा तो फिब्रिन बनाएगा और जब हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होगा तो ये थ्रोम्बिन बनाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारी एक्टिव फॉर्म होती है, सक्रिय अवस्था होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनके नेम सेम होते हैं, इसलिए मैं यही लैंग्वेज लिख रही हूँ। उसके अलावा बात की जाए विटामिन है, और कौन सा विटामिन यहाँ पर काम करता है? तो याद रखेंगे विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। यहाँ पर हमारा एक मिनरल है, एक खनिज है, और खनिज के रूप में कौन कार्य करता है? तो याद रखेंगे कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हमारा एक खनिज है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं। जब भी हमें चोट लगती है तो आप देखते हैं चोट लगने के बाद कुछ समय के बाद ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, और वो जो ब्लड का फ्लो बंद होता है तो उसी प्रक्रिया के कारण होता है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया के कारण होता है। और उस प्रक्रिया में कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिसमें फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट, विटामिन के और कैल्शियम है। ये सब मिलकर के हमारे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं और ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉटिंग के बाद हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए एक फैक्टर का जानना बहुत जरूरी है। एक फैक्टर हमारा यहाँ पर आपको मिलता है एंटीजन। एंटीजन यानी प्रतिजन। दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है एंटीबॉडी। क्या मिलता है? एंटीबॉडी मिलता है, प्रतिरक्षी मिलते हैं हमारे ब्लड ग्रुप में। तो अगर हमारी ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो देखो, ब्लड ग्रुपिंग जो है यहाँ पर हमें दो प्रकार से पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, दूसरा आरएच फैक्टर। इन्हीं दोनों चीजों के बारे में हमें बात करनी है। ब्लड ग्रुपिंग की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। सबसे पहले इन्होंने ही ब्लड की ग्रुपिंग की थी, और इन्होंने दो तरह से ब्लड की ग्रुपिंग की थी। एक किया था एबीओ समूह और दूसरा किया था आरएच फैक्टर। एबीओ में क्या है? जब आप कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, तो ये क्या है? एबीओ का हिस्सा है। जब आप कहते हो ए बी पॉजिटिव है या ए बी निगेटिव है, तो जो ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्म बताने का काम कर रहा है, ये कौन है? आरएच फैक्टर है। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। जब भी हम ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं तो हमारे ब्लड में दो चीजें पाई जाती है। एक पाया जाता है एंटीजन और दूसरा पाया जाता है एंटीबॉडी, चाहे वो हमारा एबीओ हो या फिर आरएच फैक्टर हो। सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं? तो अभी हम बात करते हैं एबीओ ग्रुप की। और जब हम एबीओ ग्रुप की बात करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर दो एंटीजन होते हैं। कौन कौन से दो एंटीजन है? तो यहाँ पर एक एंटीजन ए है और दूसरा एंटीजन बी है। जब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की तो यहाँ पर हमारे दो एंटीबॉडी है, एक एंटीबॉडी ए है और दूसरी एंटीबॉडी बी है। तो ए और बी एंटीजन भी है और ए भी हमारे एंटीबॉडी भी है। एंटीजन का काम क्या है? एंटीजन अपने आप में तो ठीक है, लेकिन जहां किसी ऐसी जगह पर पहुंच रहा जहां इसे नहीं पहुंचना था, ये पक्का नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब ये एंटीजन जब नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम कौन करेगा? तो याद रखिएगा, ये एंटीबॉडी काम करती है एंटीजन के खिलाफ एक्शन लेने का, यानी ये इसको मारने का काम करेगी। अब एंटीजन दो है, ए और बी, और एंटीबॉडी ए और बी दोनों है। तो यहाँ सा एंटीजन किसको मारे, कौन से एंटीजन को मारने के लिए कौन सी एंटीबॉडी है? तो याद रखेंगे, जो हमारा एंटीबॉडी ए है ये किसके खिलाफ एक्शन लेगा? ये एक्शन लेगा एंटीजन ए के खिलाफ। जब हम बात करेंगे बी की, तो बी के खिलाफ
जो एंटीजन है उस बी के एंटीजन के खिलाफ हमारा बी एंटीबॉडी काम करेगा। ठीक है, यानी अगर किसी के अंदर एंटीजन ए पाया जा रहा है तो याद रखेंगे उसके अंदर एंटीबॉडी ए नहीं पाया जाएगा। अगर किसी के अंदर एंटीजन बी पाया जा रहा है तो एंटीबॉडी बी नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि सेम एंटीजन काम क्या कर रहा है, सेम एंटीबॉडी उसको मारने का काम कर रही है। तो अगर एंटीजन ए भी पाया जा रहा है और एंटीबॉडी ए पाई जा रही है तो एंटीजन ए को मार देगी, यानी अपने ही शरीर को कम करने का काम करेगी। आपने कहावत सुनी है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसीलिए सेम तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। यानी ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी ही पाई जाएगी और बी अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें हम किससे ब्लड ले सकते हैं और किसको डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग की, है ना। और जब भी हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक चार्ट बनता है और उस चार्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, एक हमारा चार्ट में रहेगा ब्लड ग्रुप। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे एंटीजन की, प्रतिजन जिसे बोलेंगे। दूसरा हमारा एंटीबॉडी है। अब इसके अलावा हम किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे हम ले सकते हैं, ये चीजें हमारी होती हैं हमारे ब्लड में। अब एबीओ की हम बात कर रहे हैं। हमारे कौन से हैं? तो हमारे ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हमें एक बात ये याद रखनी है, जैसा हमारा एंटीजन होता है सेम वैसा ही ब्लड ग्रुप होता है। यानी एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर एंटीजन ओ होगा, याद रखेंगे यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है। दरअसल जब कार्ल लैंडस्टीनर साहब स्टडी कर रहे थे तो उनको एक ब्लड ग्रुप ऐसा मिला था जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं था, वहां पर कोई भी एंटीजन नहीं था। जब तो वहां पर कोई एंटीजन नहीं मिला था तो इन्होंने उसे जीरो का नाम दिया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने ए बी ओ नहीं कहा था, ए बी जीरो कहा था। लेकिन धीरे धीरे ये हमारा जीरो ओ में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, बात करते हैं एंटीबॉडी की। मैंने कहा सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते, यानी अगर एंटीजन ए है तो यहाँ पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर क्या पाई जाएगी, बी पाई जाएगी। बी है तो ए पाई जाएगी और ए बी है तो कोई भी नहीं पाई जाएगी, नहीं तो ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अब यहाँ पर जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है यहाँ पर ए और बी दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी एंटीबॉडी पाए जाते हैं। बात करते हैं कौन किसको डोनेट कर सकता है। डोनेट हम उसी को करेंगे जिसके पास हमारे खिलाफ एंटीबॉडी ना हो। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ए के पास ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए किसको डोनेट करेगा, ए को करेगा। और इसके पास जो है ओ के सॉरी ए बी के पास इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए ये ए बी को भी डोनेट करेगा। अब बी की बात करें तो बी जो है बी के पास बी एंटीबॉडी नहीं है, कौन सी, ए है, तो इसका मतलब ये बी को देगा और ए बी को देगा, इसके पास भी एंटीबॉडी नहीं है। ए बी किसको देगा, तो याद रखेंगे ए बी किसी को डोनेट नहीं करेगा क्योंकि हर किसी के पास जो एंटीबॉडी है कुछ ना कुछ एंटीबॉडी है। तो ए को अगर ये डोनेट करेगा तो इसके पास बी के खिलाफ है, बी को देगा तो ए के खिलाफ है, ओ को देगा तो दोनों के खिलाफ है, इसलिए ये बेचारा किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डोनेट करने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं बी की, तो बी सॉरी ओ की, तो ओ किसको डोनेट करेगा, तो याद रखेंगे ओ हर किसी को डोनेट करेगा। और क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है और जब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसको मारने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए ये सभी को देगा, ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा और ओ को भी देगा। ठीक है, अपने आप को भी देगा। किससे एक्सेप्ट कर सकता है,
हम उसी से एक्सेप्ट करेंगे जो हमें डोनेट करेगा। अगर डोनेट करने वाला कोई होगा तभी तो हम किसी से कुछ ले पाएंगे, है ना। छीन के भागने वाली जैसी चीज नहीं है ये पता चला छीन के भागे और जो छीन के भागेगा उसी का नुकसान होगा, कोई उसका फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ब्लड ग्रुप किसका है, क्या है ना। तो इसके लिए जो है यहाँ पर क्या होता है कि हमको जो डोनेट करेगा हम उसी से लेंगे। तो यहाँ पर ए को डोनेट कौन कर रहा है, तो याद रखेंगे ए डोनेट कर रहा है और ओ कर रहा है। ये ए और ओ से लेगा बी को, बी और ओ कर रहा है, इसका मतलब बी और ओ से लेगा। ए बी को आप देखें सभी डोनेट कर रहे हैं, इसका मतलब ए बी सभी से लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ओ की, तो ओ किसी से नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि हर किसी के खिलाफ इसके पास एंटीबॉडी है, और जब ये हर किसी के खिलाफ एंटीबॉडी रखता है इसका मतलब ये हर किसी को खत्म करने की क्षमता रखता है, इसलिए ये किसी से नहीं लेता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि ओ जो है ये हर किसी को दे रहा है, और हर किसी को जो देता है वो दाता होता है, और सभी को देने वाला क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है। ये कौन है, सर्वदाता है। और जब हम बात करते हैं ए बी की, तो ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही है। और क्यों सर्वग्राही है, क्योंकि ये सभी से लेने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अब देखो हम कहते हैं हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव बताने का काम कौन करता है, तो याद रखेंगे ये काम होता है हमारे RH फैक्टर का। RH अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव है। जब हम कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, उसका मतलब उसके अंदर एक प्रकार का एंटीजन है जो कि कौन है, RH फैक्टर है, और वो प्रेजेंट है, इसीलिए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। जब हम कहते हैं कि ए निगेटिव है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं प्रेजेंट है RH वाला, और इसीलिए ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है। तो जब लेन देन की बात होती है तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से ब्लड ले सकता है, लेकिन निगेटिव वाला पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि निगेटिव वाले के अंदर पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी हो सकती है। इसीलिए जब हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर ओ है, तो कौन सा ओ है, तो याद रखेंगे ओ निगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर। जब हम कहते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो है ए बी, लेकिन कौन है, तो याद रखेंगे ए बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला निगेटिव से भी ले सकता है और पॉजिटिव से भी ले सकता है। तो यूनिवर्सल वही होता है जहां जिसके पास कोई रूल हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है। निगेटिव होगा डोनर, क्योंकि ये पॉजिटिव को भी दे पाएगा और निगेटिव को भी दे पाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये हमारा यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट होता है। कुल मिलाकर के ये हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप की बात हो गई। एबीओ ब्लड ग्रुप के बाद अब हम लोग बात करते हैं RH फैक्टर की। हम बात किसकी करने वाले हैं, RH फैक्टर की। RH फैक्टर की अगर बात की जाए कि RH फैक्टर का नाम RH फैक्टर कब क्यों पड़ा, दरअसल जो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर साहब थे, जब वो ये रिसर्च कर रहे थे, तो सबसे पहले जो ये एंटीजन था, इसे हम डी एंटीजन भी कहते हैं, ये सबसे पहले इन्होंने रीसस प्रजाति का एक बंदर था, और रीसस प्रजाति के बंदर में सबसे पहले इन्होंने ये देखा, इसीलिए इसी से इन्होंने क्या किया, RH उठाया और नाम क्या रख दिया, RH फैक्टर रख दिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि RH फैक्टर किस चीज से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे रीसस से रिलेटेड है। रीसस क्या है, तो रीसस एक प्रकार का मंकी है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है ना, उपस्थित रहेगा, तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा, और अगर RH फैक्टर अब्सेंट रहेगा, है ना, अब्सेंट रहेगा, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, तो ब्लड ग्रुप निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और अगर एब्सेंट है तो निगेटिव है। दुनिया में 85 से 90% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होते हैं, केवल 10 से 15% लोग हैं जिनके ब्लड ग्रुप
निगेटिव होते हैं। पढ़ना क्या है, दरअसल यहाँ पर एक केस बनता है, और वो केस क्या बनता है, तो वो केस बनता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। दरअसल ये केस कब बनता है, ये केस तब बनता है जब मदर होती है निगेटिव ब्लड ग्रुप की, मदर हो निगेटिव ब्लड ग्रुप की और बच्चा क्या हो, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का। मैंने आपसे कहा निगेटिव वाला पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, और बच्चा डेवलप कहाँ होता है, तो बच्चा डेवलप होता है माँ के शरीर के अंदर, और माँ का शरीर क्या है, निगेटिव, तो उसके अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकता है, उसको खत्म करने का काम कर सकता है। तो जब एक बात यहाँ पर ये भी याद रखनी है, जैसे जो ए वाला है वो बी से लाइफ में कभी भी ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, क्योंकि बी वाले के पास बाई बर्थ उसके खिलाफ एंटीबॉडी होती है। लेकिन जब बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव की, तो पॉजिटिव और निगेटिव की जो एंटीबॉडी होती है वो बाई बर्थ नहीं होती, यानी निगेटिव के पास पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है वो बाई बर्थ नहीं होती है। फिर कब प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी एक बार कांटेक्ट में आ जाती है। तो मान लीजिए कि मां निगेटिव ब्लड ग्रुप की है और बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, और जब वो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी होगी। नॉर्मल क्यों डिलीवरी होगी, क्योंकि इसके पहले माँ का शरीर निगेटिव है ब्लड ग्रुप का है और वो पॉजिटिव के कांटेक्ट में नहीं आया है, इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के बाद जैसे ही प्लेसेंटा कट हुआ, और प्लेसेंटा कट होगा, तो क्या होगा, माँ के शरीर में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला एंट्री मिल जाएगी, और जैसे ही इसके शरीर में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जाएगा, तो माँ का शरीर क्या करेगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तो सेकंड प्रेगनेंसी में यहाँ पर बच्चे की डेथ निश्चित होती है ना, बच्चे की डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है, क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और माँ का शरीर क्या किया है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया है, और ये बच्चे को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा, बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, पूरे शरीर से कोई भी दुश्मनी नहीं है। देखो, माँ को इमोशंस होते हैं, हमें इमोशंस होते हैं, लेकिन याद रखेंगे इम्यून सिस्टम को कोई भी इमोशन नहीं होता। अगर इम्यून सिस्टम को इमोशंस होते तो हमें ब्लड ग्रुप की कोई जरूरत ही नहीं थी, जिसका भी ब्लड ग्रुप होता हम चढ़ा देते। हमारा इम्यून सिस्टम सोचता कि मेरी माँ का ब्लड ग्रुप है ना, मेरे भाई का ब्लड है ना, मेरे पिता का ब्लड है, तो इस तरह से वो इमोशंस में आता और कोई एक्शन लेता नहीं। बट यहाँ पर कोई इमोशनल सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ पर एक जिद चलती है, और वो जिद हमारे अच्छाई के लिए होती है, और ये सोचता है कि हमारे शरीर में बाहर की कोई भी चीज एंट्री नहीं करनी चाहिए। इस स्थिति में क्या होता है कि ये बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिससे बच्चे की डेथ हो जाती है। ये सेकंड प्रेगनेंसी भी होता है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन देखिए प्रेगनेंसी की स्पेलिंग, अब होता क्या है, पहले ये केसेस होते थे, अब नहीं होते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ वैक्सीन आ गई है, और वैक्सीन का नाम है रोहोगम। तो अब जब भी किसी भी माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है, तो डॉक्टर उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका निगेटिव ब्लड ग्रुप है, आपके पास इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का केस हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के तुरंत बाद आपको एक वैक्सीन लेनी पड़ेगी, और वो क्या है, रोगम। रोगम काम क्या करती है, ये माँ के इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने का काम करती है। क्या करती है, ये वैक्सीन 20 बच्चे की डिलीवरी के बाद जो है 24 आवर्स के अंदर दी जाती है। क्यों दी जाती है, ताकि जो माँ का इम्यून सिस्टम है वो ये भूल जाए कि माँ के शरीर में कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आया था। यानी ये क्या करती है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के इफेक्ट को ही खत्म करने का काम करती है, और जब इसके इफेक्ट को खत्म कर देगी, तो माँ के इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आया था, और इस केस में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी, और एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस होगी,
तो बच्चा क्या रहेगा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सेफ रहेगा। ये जो वैक्सीन होती है ये पर प्रेगनेंसी वैलिड होती है, हर प्रेगनेंसी यानी हर डिलीवरी के बाद ये वैक्सीन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई RH फैक्टर की। ठीक है, यहीं पर हमारा जो ब्लड और ब्लड ग्रुप का पोर्शन खत्म होता है। अब लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, हम बात किसकी करने वाले हैं अब, सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब देखो हमारा जो ब्लड है इसको हमने सर्कुलेशन क्यों कहा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज किसी सर्कल में घूम रही है और वापस फिर वहीं पहुंच जा रही। जैसे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें महत्वपूर्ण ऑर्गन कौन है, तो याद रखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है हमारा हार्ट। हमारा अंग जो हार्ट है वो हमारा विशेष अंग होता है हृदय। अब काम क्या करता है, ये पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है, हार्ट में लेके आता है। अब हार्ट इसको क्या करेगा, लंग्स में भेजता है, और लंग्स से ब्लड जो है वो क्या होता है, प्योर होता है, और प्योर होकर फिर से हमारे हार्ट में पहुंचता है। अब ये हार्ट क्या करता है, वापस से पूरी बॉडी में भेजता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गोल गोल घूमा जा रहा है, यानी जो चीज जहां से शुरू हुई थी वहीं पर फिर पहुंच गई। इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की बात की जाए तो ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा दो टाइप का होता है। एक याद रखेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, और एक खुला होता है ना, ओपन और क्लोज, खुला और बंद दो प्रकार का हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और बंद सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है, तो याद रखेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यहाँ पर जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वहां पर क्या होगा, कोई ऑर्गन होगा, ऑर्गन में एक मोटी सी पाइप होगी और उसी के थ्रू ब्लड आएगा और ऑर्गन में फुलअप हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो टिश्यू यानी ऊतक का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ टिश्यू और ब्लड का होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर आर्टरीज होती हैं यानी धमनी होती है, और यहाँ पर आपकी वेन यानी शिरा होती है। तो धमनी और शिरा के माध्यम से यहाँ पर परिसंचरण होने का काम होता है। यहाँ पर जो पाइप है ये लार्ज वेसल है, और लार्ज वेसल होने की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर क्या है, लो है, तो यहाँ पर दाब कम होता है। यहाँ पर पाइपें पतली हैं, क्लोज हैं, और इसी वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। अगर बात की जाए कि किन ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो याद रखेंगे जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये होता है ह्यूमन में, या आप कह सकते हैं मैमल्स में। ठीक है, स्तनधारियों में पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है, प्रेशर का और लार्ज और वेसल्स का, और यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स हैं जो कि पतली पाइप्स के रूप में ट्रांसपोर्ट करने का करती है। अब यहाँ पर बात की जाए जो सर्कुलेशन हो रहा है इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, तो याद रखेंगे हमारा जो सर्कुलेशन करने का सिस्टम है वो कर कौन रहा है, ह्यूमन बॉडी में या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो याद रखेंगे ये काम कर रही है आर्टरी जिसे आप धमनी बोलते हो, और दूसरा ये काम कर रही है वेन यानी शिरा। वेन और आर्टरी मिलकर के ये दोनों सर्कुलेशन का काम कर रही हैं। जब भी हम बात करते हैं आर्टरी की, तो आर्टरी का काम क्या है, तो आर्टरी का काम होता है कैरी प्योर ब्लड। ये क्या करेगी, प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी। कहाँ से करेगी, तो देखो ब्लड प्योर कहाँ होता है, लंग्स में, और लंग्स से पहुंचता कहाँ है, हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरे शरीर में पहुंचता है। इसका मतलब ये हृदय से शरीर की ओर मूवमेंट करेगा। ठीक है, अगर बात करें वेन की तो ये क्या करता है, ये इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त का संवहन करता है, और कहां से करता है, तो याद रखेंगे शरीर से हृदय की ओर आता है ताकि ब्लड हमारे लंग्स में जाकर के प्योर हो सके। ठीक है,
जो हमारा प्योर ब्लड है इसमें ऑक्सीजन होता है, इसी को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, है ना। जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ब्लड में ऑक्सीजन होगा तो ब्लड प्योर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ब्लड इम्प्योर होगा। बात की जाए जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज का जो आप कह सकते हैं इनका जो साइज होता है ये थोड़ा सा नैरो होता है, पतली होती है। तो जो आर्टरीज होती हैं ये कैसी होती हैं, नैरो होती हैं, पतली होती हैं। अगर बात की जाए ये जो होती है वेन्स हमारी, ये कैसी होती हैं, वाइडर होती हैं, चौड़ी होती है। अब ये चौड़ी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रेशर कम होगा। जब भी कोई चीज किसी चौड़े जगह से होकर के जितना ज्यादा स्पेस होगा प्रेशर उतना कम होगा, जितना कम जो है एरिया होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर कम दाब होगा। ठीक है। अगर बात की जाए जो आर्टरीज होती हैं यहाँ पर जो है जो ब्लड का फ्लो हो रहा है प्रेशर ज्यादा हो रहा है और इसकी जो वॉल है, ठीक है, ये पतली है और जो आप कह सकते हैं जो इसकी जो वॉल सॉरी स्पेस जो है अंदर का ये क्या है, नैरो है। लेकिन यहाँ की जो वॉल होती है ये थिक वॉल होती है। वॉल कैसी है, थिक है। क्यों मोटी दिखती है, क्योंकि प्रेशर झेले और इसके लिए वॉल का मोटा होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर थिक वॉल होती है और यहाँ पर थिन वॉल होती है। ठीक है। वैसे आर्टरीज का काम होता है प्योर ब्लड कैरी करना और इम्प्योर ब्लड का कैरी करने का काम होता है वेन। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है और एक्सेप्शन क्या है तो याद रखेंगे यहाँ पर है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करती है तो उल्टा काम करेगी और उल्टा काम करने का मतलब है ये क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। ये क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करेगी। इसे हम फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। और जो हमारी पल्मोनरी वेन है इसका काम क्या होगा तो याद रखिएगा शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। वैसे वेन का काम क्या है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना, लेकिन यहाँ पर क्या काम कर रही है, शुद्ध रक्त का प्रवाह कर रही है। कहाँ से लेके आ रही है तो लंग्स से लेकर के हमारे हार्ट में आ रही है। और इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है तो हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में ले जाने का काम कर रही है पल्मोनरी आर्टरी। इस तरह से ये यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी कौन है तो याद रखेंगे अरोटा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है। लार्जेस्ट आर्टरी यानी आप कह सकते हैं महाधमनी। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है और महाशिरा सबसे बड़ी शिरा है ना, जिसको आप वेना कावा कहते हैं। लार्जेस्ट जो है वेन है हमारे जो है शरीर की। ठीक है। तो इस तरह से आर्टरीज और वेन के थ्रू जो है हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है। अगर हमारा बात करें कि जो ब्लड का प्रेशर क्या होता है तो याद रखिएगा 120/80 mm Hg होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है mm क्या है तो याद रखेंगे mm का मतलब है मिलीमीटर और Hg का मतलब है मरकरी यानी पारा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए किस मशीन के थ्रू यानी किस डिवाइस के थ्रू हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो याद रखिएगा ये है स्पाई गैमो मैनोमीटर। ठीक है। ये क्या है, बीपी की डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग ब्लड प्रेशर को नापने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हो गई हमारी आर्टरीज और वेन के बारे में। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं हमारा जो ब्लड है इसका सर्कुलेशन कैसे होता है। तो आपको पता है ये सर्कुलेशन का काम कौन करता है तो ये सर्कुलेशन का काम करता है हमारा हार्ट।
और हार्ट में आपको पता है चैम्बर्स होते हैं लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि हमारा जो चैम्बर है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है आर्टरियम और वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टरियम और वेंट्रिकल ये हमारी चीजें हमारे हार्ट में पाई जाएंगी। तो ये अगर हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये सबसे बड़ी हमारी वेन है जिसको हम बोलते हैं वेना कावा, ठीक है। ये हमारी महाधमनी है, ठीक है। ये उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे वेंट्रिकल, अच्छा हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर का मतलब यहाँ पर अलिंद और निलय होते हैं। जो अपर पार्ट वाला हिस्सा होता है हमारा, उसको हम अलिंद बोलते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो निलय है। यानी ये वाला हिस्सा आपका क्या है, एट्रियम है, और जिसको आप अलिंद बोलते हो। और नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका वेंट्रिकल है, जिसको हम निलय कहते हैं। राइट और लेफ्ट दोनों साइड एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल पाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कौन है, तो ये हिस्सा यहाँ पर हमारा हार्ट है, और इसके बाद ये हमारा लंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एक आप कह सकते हैं वेन है और एक हमारी आर्टरी है, ठीक है। तो यहीं पर हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होगी। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो हमारे आर्टरियम और यानी आप कह सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करने का काम कर रहा है, ये वाला हिस्सा जो है सेप्टम कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सेप्टम कहलाता है। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, एक ये वॉल्व पाई जा रही है, और ये वॉल्व क्यों पाई जा रही, ताकि हमारा जो ब्लड है उसका बैक फ्लो रोका जाए। तो ये यहाँ पर जो वॉल्व पाई जाती है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर भी एक वॉल्व पाई जाती है, इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मित्रल वॉल्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा एट्रियम है ये राइट साइड का है, ठीक है। और ये वेंट्रिकल हमारा राइट साइड का है, और इधर वाला हिस्सा जो है ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो 4 चेम्बर है, 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है। अपर साइड वाला एट्रियम है और नीचे साइड वाला वेंट्रिकल है। एक लेफ्ट है एक राइट है, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। हमारे अलिंद और निलय को जो है दोनों साइड के निलय को जो सेपरेट करने वाला एक लेयर पाई जाती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। लार्जेस्ट वेन है जो कि हमारी वेना कावा है, जिसको आप महाशिरा के नाम से जानते हो। और महाधमनी जो है हमारी सबसे बड़ी जो शिरा है और सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी है, ठीक है। बाद में यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए कि इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो ये कवर करने का काम करती है, तो याद रखेंगे ये कहलाती है पेरिकार्डियम, ठीक है। और पेरिकार्डियम की लेयर और हार्ट के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड और जो है पेरिकार्डियम की जो लेयर है ये मिल करके हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये तो हमारे हार्ट के पार्ट हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है। देखो हमारा वेना कावा है, ये वेना कावा 2 है। एक नीचे वाला हिस्सा है वेना कावा का जो हार्ट के नीचे वाला है, इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। अब जो ये इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा है इसका काम क्या है, तो याद रखेंगे इसका काम होता है पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड इकट्ठा करना। तो जो सुपीरियर वेना कावा है ये हार्ट से एबव के जितने पार्ट हैं वहां से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगा, और जो हार्ट के नीचे से जितने भी बॉडी पार्ट है वहां से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है हमारा
इंफीरियर वेना कावा। इस इम्प्योर ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर के पहुंचेगा ये यहाँ पर, जो कि है हमारा राइट एट्रियम, दाया अलिंद। दाया अलिंद से ब्लड पहुंचेगा निलय में, लेकिन दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में एक वॉल्व पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व कुछ ऐसे होती है और ये क्या करती है, जब ब्लड प्रेशर के साथ आता है तो ये ओपन हो जाती है और फिर तुरंत क्लोज हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? ताकि ब्लड कभी भी ब्लैक फ्लो ना करे, बाहर इसकी छींटे ना जाएं, इसीलिए ये वॉल्व पाई जाती है। अब ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या करती है, ये लेके जाती है इम्प्योर ब्लड को और कहां पर लेके जाएगी, हमारे हार्ट में। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक टर्म होता है पल्मोन्स और पल्मोन्स का मतलब होता है लंग्स यानी फेफड़ा। अब ऐसा आर्टरी और ऐसा वेन जो कि लंग से जुड़ा हुआ है उसे हम पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी जब ब्लड जो है इम्प्योर हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जाएगा तो वो बैकफ्लो ना करे, इसके लिए भी यहाँ पर एक वॉल्व पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व, है ना। ये सेमी लूनर वॉल्व पाई जाती ताकि ब्लड हमारा वापस हार्ट में ना आए। हमारा ब्लड कहाँ पर जाएगा? लंग्स में जाएगा। और लंग्स में काम क्या होगा? तो आपको पता है लंग्स में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा। यहाँ जो हमारा ब्लड है और उस ब्लड में क्या है, CO2 है, CO2 बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको हमने रेस्पिरेशन टॉपिक में बेहतरीन तरीके से समझा, ठीक है। अब जो है ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, ब्लड जो है फिर से हमारा पल्मोनरी वेन के होते हुए ये पहुंचेगा हमारे लेफ्ट साइड में और लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा, यानी बाएं निलय में पहुंचेगा, और सॉरी बाएं अलिंद में पहुंचेगा, बाएं अलिंद के बाद बाएं निलय में पहुंचेगा और नलिंद और निलय के बीच में एक वॉल्व पाई जाती है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व या मित्रल वॉल्व के नाम से जानते हैं। ये भी बैकफ्लो को प्रिवेंट करने का काम करती है। और यहीं पर आपको दिखाई दे रही है हमारी अरोटा, महाधमनी। अब ब्लड हमारा महाधमनी में चला जाएगा और महाधमनी से आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से फिर कैपिलरीज में जाएगा। इस तरह हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो हो जाएगा। जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको एक वॉल्व मिलती है और ये भी आपकी सेमी लूनर वॉल्व कहलाती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं हमारे जो ब्लड है उसमें कितनी वॉल्व होती हैं, तो याद रखेंगे हम, अरे सॉरी, हमारा जो हार्ट है इसमें 4 वॉल्व होते हैं और 4 वॉल्व में से कौन कौन से हैं? एक ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, एक बाइकस्पिड वॉल्व है और एक वॉल्व जो है, एक क्या, 2 है हमारी सेमी लूनर वॉल्व। और ये वॉल्व का काम क्या होता है? तो याद रखेंगे वॉल्व का काम होता है ब्लड फ्लो को रोकना। स्पीड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जा रही है, बाइकस्पिड वॉल्व हमारी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। सेमी लूनर वॉल्व जो है तो हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और हमारे पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाई जा रही है। दूसरी जो हमारी पाई जा रही है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में पाई जाती है। काम क्या है? बैकफ्लो को रोकना। ये जो हमारा पूरी बॉडी का फंक्शनिंग हुई है इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर सर्कुलेशन 2 बार हो रहा है, इसीलिए ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण तंत्र। अगर हम बात करें ये जो हमारा बॉडी में हार्ट की पंपिंग हो रही है ये कितनी बार होती है? तो 72 टाइम्स इन मिनट होती है। 1 मिनट में 72 बार होती है। अगर हम कहें कि हमारा जो हार्ट है वो एक बार में कितना ब्लड पंप करता है तो 70 ml ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट एक बार में, ठीक है। और इस तरह से जो है 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड की पंपिंग हो जाती है, क्योंकि 72 बार धड़क रहा है, इसका मतलब 72 बार पंप कर रहा है। और 70 इंटू 70 का एवरेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4 लीटर 900 ml
और फिर 2 टाइम्स आपका बचा है, तो मतलब लगभग 5 लीटर जो हमारा ब्लड हमारे शरीर में पाया जा रहा है, वो 1 मिनट में ही प्योर होकर के पंप हो जा रहा है। ठीक है? इस पूरी प्रोसेस में कितना समय लगता है? तो याद रखेंगे इस पूरी प्रोसेस में 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये थी हमारे पूरे हार्ट की फंक्शनिंग। अब जो हमारा हार्ट होता है, आपको पता है हार्ट की साइकिल होती है और हार्ट की साइकिल्स में हमारी वेव होती हैं। कौन-कौन सी वेव होती हैं? पी, क्यू, आर, एस वेव। पी, क्यू, आर, एस वेव होती है हमारी। जिसमें से हमारी जो पी वेव है, ये काम क्या करती है? ये हमारे जो एट्रियम है, इसके जो है संकुचन को प्रदर्शित करने का काम करती है। क्यूआरएस क्या काम करती है? तो क्यूआरएस जो है हमारे वेंट्रिकल को संकुचन को प्रदर्शित करती है। और जब हम बात करते हैं टी की, यानी आप कह सकते हैं पी वेव जो है हमारे एट्रियम के एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। क्यूआरएस जो है हमारे वेंट्रिकल को एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करती है और टी वेव क्या करती है? वेंट्रिकल का एक्साइटमेंट से रिलैक्सेशन में आने को प्रदर्शित करने का काम करती है। और ये सब काम कौन करता है ना? हमारी ईसीजी, आप जानते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी जो होता है, ये जो हमारा ईसीजी, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जो ग्राम होता है, याद रखेंगे, ये हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है जो आप टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं देखते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो मशीन होती है जिसके थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं? हार्ट साइकिल को नापते हैं। इसी के साथ जो है हमारा ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्द से जल्द हमारे सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल सके। और आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी बीपीएससी की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाने का और स्पेशली साइंस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा ईवा आईएएस है, उसका टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल है ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये आपको स्कैनर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईवा आईएएस आपके लिए तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आया है। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हुए अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी की बातें हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से व्यस्त रहें। थैंक यू एवरीवन।